All right. So this is one thing what I needed to tell you. Direct quote is a quote in the foreign exchange market when the variable currency is the domestic currency and the fixed currency is the foreign currency. In India, generally, earlier we used to start with domestic currency as a variable. फिर बीच में ये हुआ था कि उन्होंने फेडाई ने फॉरेन करेंसी को वेरिएबल बना के डिस्कस करना चालू कर दिया. उसके बाद फिर से अब इंडिया में हम लोग डायरेक्ट कोट को यूज करते हैं जहां पे वेरिएबल करेंसी हम लोग डोमेस्टिक करेंसी को बना के चलते हैं. अब जैसा कि आपने ये देख लिया कि डायरेक्ट कोट में वेरिएबल करेंसी डोमेस्टिक करेंसी होती है, तो नेचुरली इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट वुड हैपन इन इनडायरेक्ट कोट? फॉरेन करेंसी वेरिएबल होगी. तो फॉरेन करेंसी जो होगी वो इनडायरेक्ट कोट के अंदर वेरिएबल होगी. अब यहां पे ज्यादातर ये होता है कि सपोज इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस, so suppose if you say dollar is say $7.3529 per 100 rupees. अगर कोई आपको ऐसा बोल दे, अब यहां पे मैंने 100 लिखा हुआ है क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमारी करेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा है. तो ये आज का रेट है. कल क्या था कोई आपसे पूछे और आप बोलो जी साहब डॉलर का रेट कल था $7.5029 per 100 rupees. So we have kept 100 as fixed, you know. So in this case, we call it as indirect quote. तो indirect quote का मतलब वो quote उस देश में indirect कहलाएगा जिस देश के अंदर फॉरेन करेंसी को हम लोग वेरिएबल मानेंगे और डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग फिक्स मान के चलेंगे. तो अगर आपसे कोई 100 रुपीज पर मींस 100 पर 100 रुपीज का बल्क इज $7.5 कोई बोलता है, फिर अगले दिन कितना था तो बोलेगा $7.3 है 100 रुपीज में. तो ये टाइप के जब कोटेशन दिए जाते हैं तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट कोट भी कहते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आया? इनडायरेक्ट कोट इज अ कोट वेयर बाय द वेरिएबल करेंसी इज फॉरेन करेंसी. So variable currency is the foreign currency, and we talk about the changes in the currency rate is in foreign currency. जब हम किसी को बोलते हैं भाई आज ये है कल ये होगा, तो बदलाव किस में आ रहा है? फॉरेन करेंसी में आ रहा है. इस तरीके से दो टाइप के रेट आपको कोट दिए जाते हैं. Now suppose I give you a simple example. Now I'll ask you some questions, try to give me the answer for that. The rate of dollar is 1.5329 per euro. ठीक है. अब मुझे बताओ किस देश में ये जो कोटेशन है ये डायरेक्ट कोट कहलाएगा? यूके में. सर ये यूएस. सर यूएस में कहलाएगा. क्लियर है? ये यूएसए के अंदर ये जो रेट है ये डायरेक्ट कोट कहलाएगा, क्योंकि जब चेंजेस दिखाई देंगे तो चेंजेस होंगे इसी में ही. अगले दिन रेट हो गया साहब 1.6295 पर यूरो. सो द चेंजेस आर बीइंग शोन इन द डॉलर्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जिस देश के अंदर वेरिएबल करेंसी डोमेस्टिक करेंसी होगी वो डायरेक्ट कोट कहलाएगा. इज इट क्लियर? So if somebody asks you ये किस देश में डायरेक्ट कोट है, तो आप सीधे सीधे यहां पे देख के बता सकते हो. ठीक है? So one side we talked about direct quote and indirect quote. कल जैसा कि हम लोग ने देखा था, more than 80% of the foreign exchange transactions involve dollar. तो यहां से दो टाइप के कोटेशन और दिखाई देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. एक होता है अमेरिकन कोट. अमेरिकन कोट का मतलब यह होता है कि जब जब न्यूमरेटर्स में अमेरिकन करेंसी हो
और डिनोमिनेटर में कोई भी दूसरी करेंसी हो, या इस टाइप से कोई रेट दे दे। तो आपने यहां पे ये देखा है कि अमेरिकन करेंसी यहां पे न्यूमरेटर पे है और डिनोमिनेटर पे या तो पाउंड है या यूरो है। इस केस में जब जब न्यूमरेटर के अंदर जो करेंसी है वो डॉलर है तो उस कोड को हम बोलेंगे अमेरिकन कोड। So whenever dollar is involved and dollar is in numerator, the rate which is being quoted by the bankers is also called as American quote. Is it clear to all? Whenever dollar is involved in the pair, number one, and dollar is in numerator, means the variable currency is dollar, we call it as American quote. ठीक है? अमेरिकन कोट का उल्टा होता है यूरोपियन कोट। यूरोपियन कोट का मतलब यह होता है कि जब कोई भी फॉरेन करेंसी, मान लीजिए 1.7932 CHF पर डॉलर इज द रेट गिवन टू यू। तो जब भी कोई फॉरेन करेंसी न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में डॉलर है तो उस केस में वो कोट कहलाएगा यूरोपियन कोट। नॉट नेसेसरीली यूरो इज इन्वॉल्व हियर। अगर रुपीस भी कोई बोल रहा है रुपीस 73.9279 पर डॉलर तो ये भी यूरोपियन कोट है। स्विस फ्रैंक 1.7932 per dollar is the rate quoted to you. That is also European quote because dollar is in denominator. So whenever the dollar is in denominator or the rates are being quoted per unit dollar, we call it as European quote. On the other side, if dollar is variable and any other foreign currency is in denominator, we call it as American quote. तो न्यूमरेटर में डॉलर है तो अमेरिकन कोट होगा और डिनोमिनेटर में अगर डॉलर है तो वो यूरोपियन कोट कहलाएगा। कोई शक? नो सर। आगे बढ़े हम लोग। एनी डाउट एनीबॉडी हियर? मिटा दो इसको। Yes, sir. आ जाइए। So whenever we go in foreign currency market, the rates have been quoted into two different ways, either direct or indirect ways, or it can be also termed in terms of American or European quote. Then we have seen that the rates are being quoted in two-way quotation. Two-way quotation का मतलब फिर से मैं बता देता हूं। Two-way quotation का मतलब यह है कि अगर आपको कोई बोलता है कि डॉलर का रेट जो है रुपीस 73.2590 है डैश 73.5329 है, तो यहां पे जो बड़ा नंबर है बिग नंबर दैट इज 73 और जो पॉइंट है वो चौथी डिजिट डेसिमल के बाद है, पिप्स इसमें नहीं दिया। ठीक है, बट एनी हाउ द लेफ्ट साइड रेट हैज टू बी लेसर देन द राइट साइड रेट। लेफ्ट साइड रेट को बिड रेट कहते हैं, राइट साइड रेट को आस्क रेट कहते हैं। पर एक चीज यहां पे अब आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, रेट इस तरीके से नहीं दिए जाते हैं पूरे खुले खुले, इसको आउटराइट रेट कहते हैं। आउटराइट, आउटराइट मतलब सीधे सीधे हमने उठा के रेट दे दिया। जो रेट कोट किए जाते हैं वो रेट इस तरीके से कोट किए जाते हैं, देखिए 73.2590 डैश 5329 5329। तो अगर आपसे कोई पूछे डॉलर का क्या रेट है तो वो बोलेगा 73.2590 5329। इसका मतलब हमको इसको आउटराइट रेट में लिखना पड़ेगा। आउटराइट रेट में कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। जो बदलाव आने वाले कहां हैं,
बिग नंबर के बाद में। बिग नंबर क्या है? 73 है। तो डेसिमल के बाद में जो भी चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे ये डैश के बाद दिए हुए हैं। तो यहां तक 73 तक तो सब कुछ सेम रहेगा। बदलाव क्या आएगा? बिड रेट हो जाएगा 2590 जो दिया ही हुआ है, और बदलाव आएगा 73 के बाद में, पॉइंट के बाद 5329 में। डैश के बाद जो वैल्यूज दी जाती हैं वो पॉइंट के बाद दी जाती है। अगर आपको पॉइंट डैश के बाद 4 नंबर दिए हैं तो पॉइंट के तुरंत बाद रिप्लेस करोगे आप ये आखिरी के 4 नंबर। रिप्लेसमेंट होता है लेफ्ट से राइट में, सॉरी राइट से लेफ्ट में। उर्दू जैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहला रिप्लेसमेंट होता है सबसे आखिरी नंबर का जो पॉइंट के बाद दिया, जिसको हम पॉइंट्स कहते हैं। तो यू स्टार्ट रिप्लेसिंग द नंबर फ्रॉम पॉइंट्स एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग द नंबर्स टिल द डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट देके रखी, तो आपने पॉइंट के बाद चारों नंबर्स को रिप्लेस कर दिया, बिड और आस्क रेट यहां से निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको रेट देके रखा हुआ है डॉलर का ₹73.4329 और आखिरी में देके रखा है 80। अब क्या रेट होगा बताओ? सर Sir, 0.4380. तो आउटराइट रेट आप 73.4380 लिखोगे 73.4329 डैश 73, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। रिप्लेसमेंट कहां से चालू होगा? पीछे के 2 नंबर, राइट? सो यू हैव 43 सेम टू सेम एंड द रिप्लेसमेंट वुड बी 80। क्लियर हो गया सबको? तो जब भी आपको रेट कोट किया गया है ऐसे स्लैश करके कोई आपको नंबर दिया तो वो बिड और आस्क रेट है। बिड रेट तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा जो स्लैश के पहले है, और स्लैश के बाद में जो चेंजेस आएंगे वो कहां से शुरू करेंगे हम लोग? पॉइंट्स से शुरू करेंगे, मतलब डेसिमल के बाद जो चौथी डिजिट है वहां से चालू करेंगे। कभी आपको 3 डिजिट दे के रख दी मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? देखो, सपोज आपको यहां पे रेट दे दिया 650। सो व्हाट यू विल डू अगेन? कम अगेन, you will try to write down the outright rate. Left वाला वैसा का वैसे ही रहेगा 2590. Then the ask rate would be the replacement from the last. 1 2 3 1 2 3 यहां से आ जाएगा, तो 73.2 वैसा का वैसे रहेगा, और जो आस्क रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 73.2650. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल नाउ। जो रेट कोट किए जाते हैं, बिड और आस्क रेट हमको निकालने होते हैं। सबसे पहले आपको जो रेट कोट किया जाएगा वो इस टाइप से किया जा सकता है, इस टाइप से किया जा सकता है, चारों डिजिट्स में किया जा सकता है, या स्ट्रेट अवे आउटराइट दिया जा सकता है। अगर आउटराइट नहीं दिया तो सबसे पहला काम आप लोग का ये रहेगा कि आप आउटराइट रेट इस तरीके से लिखें, और आउटराइट रेट को कन्वर्ट करने के लिए आपका जो रिप्लेसमेंट होगा वो पॉइंट से चालू होगा। डेसिमल के बाद जो सबसे आखिरी वैल्यू वहां से रिप्लेसमेंट चालू होगा। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ो एक कदम। ऑलराइट। यस सर। सर इसमें अगर 5 डिजिट देंगे तो? सर तो 5 पिप्स से चालू होगा। द चेंजेस वुड बी फ्रॉम पिप्स, पर जनरली कोड तो 5 डिजिट तक बहुत कम रेयरली किया जाता है, लेकिन किया भी जाता है, तो इसलिए उसको पिप्स कहते हैं। लेकिन हम लोग आम तौर पे अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट होता है 4 से। अगर 4 दिए तो 4, और 5 दिए तो फिर आपको 5वें से करना होगा, लेकिन 5 देते नहीं है रियल लाइफ में। 5 बहुत 5वें डिजिट पे डेसिमल के बाद बहुत कम जाया जाता है, 4 तक ज्यादातर कोटिंग चलती है इन जनरल। राइट? क्लियर हो गया इतना? चलो यस सर। आगे बढ़े। अब जैसा कि मैंने बोला, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ टू वे कोटेशन। टू वे कोटेशन मतलब आपको 2 रेट दे के रखेंगे। आ जाइए, 2 रेट में आपको देता हूं। आपसे कोई पूछे डॉलर क्या भाव चल रहा है, तो आप बोलेंगे जी रुपीस। अब यहाँ पे ना लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कई जगह आप कई बुक्स में पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से लिखा जाएगा 73.2590-3690, ठीक है, पर डॉलर ऐसे लिख देंगे। कई लोग लिखते हैं डॉलर इज टू रुपीज 73.2590-3690। बहुत क्लियर है?
कि डॉलर में कितने रुपए हैं। ये डायरेक्ट कोट आपको दिया हुआ है, राइट, डायरेक्ट कोट इन इंडिया। सो द चेंजेस इन दिस। पर कई बारी लोग पता है क्या लिखते हैं, कई बारी लोग उल्टा लिख देते हैं। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बुक्स में इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग हमेशा वेरिएबल करेंसी जो होगी या डायरेक्ट कोट जो होगा, जो कमजोर करेंसी है, उसको हम लोग वेरिएबल मान के चलेंगे। अगर इस तरीके से भी आपने लिख दिया तो आप ये मान के चलिए कि वो पर यूनिट डॉलर का रेट है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद योरसेल्फ। आपने एक जनरल, आपको पता रहना चाहिए कि CHF, रुपीज, US, Canadian dollar, Australian dollar, these are all currencies which are weaker as compared to dollar. Only especially अगर हम देखें तो पाउंड या यूरो वो डॉलर से थोड़ी ऊपर जाती है, ठीक है। तो पाउंड और यूरो दिया हुआ है तो वो अमेरिकन कोट के अंदर दिया जा सकता है। रेस्ट ऑल जितनी भी करेंसीज है सब यूरोपियन कोट में कोट की जाती है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। कंफ्यूजन हो सकता है, कई अलग अलग बुक्स आप देखेंगे तो उसके अंदर रेट अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, लेकिन हम लोग हमेशा हमारे रेट जो कोट करेंगे वो डायरेक्ट कोट में करेंगे और इस तरीके से करेंगे। लिखने का तरीका बदल सकता है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके सामने ये चीज पता होनी चाहिए। जस्ट information for those people, those who actually read some books, so there should be no confusion for those guys. But in any case, what I mean to talk right now here is बैंक। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग कौन हो, तो आप लोग बैंक हो। इस चीज को मन में गिठान बांध के रख लो, आप लोग बैंक हो और आप लोग पैसा कमाने आए हो। अब आपके सामने जब भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इस तरीके से दो रेट कोट किए गए हैं तो आपने देखना है कि आपकी कमाई कितनी है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग रेट दिखाई देते हैं। एक वो रेट जिसपे आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो और एक वो रेट जिसपे आप फॉरेन करेंसी बेचते हो। नेचुरली आप जब फॉरेन करेंसी खरीदोगे तो आप कम पैसे दोगे और फॉरेन करेंसी बेचोगे तो ज्यादा पैसे लोगे। तो जो लेफ्ट वाला रेट होता है उसको हम बिड रेट कहते हैं और राइट वाला जो रेट होता है उसको हम आस्क रेट कहते हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसको आउटराइट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है ना। अब बिड रेट वो रेट जिसको कि आप पे करते हो जब कोई फॉरेन करेंसी आपको बेचने आता है। एक तरीके से एक्सपोर्टर का रेट होता है। कॉमन सेंस लगाना, अभी मैं आपको बोलूंगा एक्सपोर्टर का रेट होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंपोर्टर। हमको ऐसे नहीं देखने का है, हमको सिंपली ये देखने का है कि वो कौन सा रेट है जो मैं पे करूंगा जब मैं फॉरेन करेंसी लूंगा। तो ये वो रेट है जो कि आप बैंकर होते हुए पे करोगे जब आप फॉरेन करेंसी किसी से खरीदोगे, और ये वो रेट है जब आप किसी को फॉरेन करेंसी बेचोगे तो उससे ये रुपीस चार्ज करोगे, है ना। तो कम में खरीदोगे, ज्यादा में फॉरेन करेंसी बेचोगे। ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब आपकी कमाई कितनी है, तो यहां पे दूसरा आंसर आएगा, आपकी कमाई होगी कितनी होगी। कमाई बताओ, फॉरेन करेंसी खरीद और बेच के। हाउ मच आर यू अर्निंग बाय सेलिंग एंड बाइंग फॉरेन करेंसी? यू आर बाइंग फॉरेन करेंसी एट दिस रेट एंड यू आर सेलिंग फॉरेन करेंसी एट दिस रेट। तो आपकी कमाई कितनी हुई? सर दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस किसमें से किसको माइनस करूं? सर बड़े में से जो 3690 माइनस तो बड़ा कौन है? बड़ा आस्क है आस्क और माइनस छोटा। बिड। हमेशा याद रखना, आपने कोई कैलकुलेशन किए तो आपने कभी भी गलत नहीं लिखने का, आस्क वाला हमेशा ही बड़ा होगा। तो आपकी जो कमाई होगी वो होगी आस्क रेट माइनस बिड रेट, और इसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं स्प्रेड। So what is the spread? Spread is the difference between the ask and the bid rate. ठीक है, यही बैंक की कमाई होती है। बैंक क्यों कमाता है, इसके दो कारण हैं। पहली चीज, बैंक का बिजनेस ही फॉरेन करेंसी को खरीद के बेचना है, तो उसके घर के जो खर्चे होंगे नेचुरली वो उस डिफरेंस से निकलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक को कई बारी फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखना होता है ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसके साथ तुरंत वो कैश रेट में डील कर पाए।
आपको कल मैंने बताया था द रेट्स हैव बीन कोटेड इनटू कैश रेट, देन टर्म रेट, देन स्पॉट रेट, याद है कि नहीं? तो कैश रेट के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए या टर्म रेट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक को कुछ करेंसीज अपने पास हमेशा रखनी होती हैं। तो रिस्क ये होता है कि करेंसी का रेट डेली बढ़ता घटता रहता है, तो बैंक को अपना कुछ मार्जिन अपने पास रखना होता है ताकि कल को अगर रेट बदल जाए तो बैंक को एकदम से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट को हम बोलते हैं स्प्रेड। व्हाट इज स्प्रेड? द डिफरेंस बिटवीन द आस्क एंड द बिड रेट। इस केस में अगर आप देखोगे तो स्प्रेड कितना हो रहा है? 73.3690, 73.2590। डिफरेंस निकाल लीजिए। 0.1100 आया बताएं। 1100 0.1100. This is the spread in the given rate here. समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे स्प्रेड तो मैंने आपको एक थ्योरेटिकल एग्जांपल में लिख के बताया, बहुत पॉइंट के बाद 0.11 आ रहा है, कई कई जगह तो स्प्रेड आता है 0.0050, 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक स्प्रेड चले जाता है, पॉइंट के बाद 000 के बाद चलता है। तो चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली इन पॉइंट्स। व्हाट इज दिस? ऐसा कब होगा बताइए? स्प्रेड का मार्जिन या स्प्रेड में जो गैप है वो ज्यादा कब होगा और कम कब होगा? बताओ। ज्यादा होगा अगर आस्क प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो तो स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा। दैट इज ओके, बट सर बिड और आस्क में कब, अगर किस डिफरेंस ज्यादा सिचुएशन होगा में? तो स्प्रेड भी तो ज्यादा होगा। जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। देखो दो चीज समझ लो, आस्क हमेशा बिड से ज्यादा ही होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। तो वो कौन सी करेंसीज होंगी जिसमें आस्क और बिड में गैप ज्यादा होगा? वो कौन सी करेंसी होगी जिसमें आस्क और बिड में गैप कम होगा? सोचो जरा, कॉमन सेंस। सर वीकर करेंसी में ज्यादा रहेगा। सर वीकर नहीं, करेंसी का वीकर मतलब? यस में सर। सर वीकर में कम रहेगा। You cannot say weaker or stronger currency. वो करेंसीज जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा रोटेट होती हैं, उन करेंसीज में जो स्प्रेड होगा वो कम होगा, और जिनकी डिमांड कम होती है उनके अंदर स्प्रेड ज्यादा होगा। बैंक प्रॉफिट कब ज्यादा कमाएगा, कब अपने पास ज्यादा करेंसी संभाल के रखेगा? जिस करेंसी को अगर कोई ज्यादातर यूज ही नहीं करता, बैंक के पास हम वो करेंसी लेने जाएंगे तो बैंक उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। बहुत बिजनेस का बेसिक उसूल है कि जहां टर्नओवर ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट क्या होता है? लॉजिक लगाओ, वहां प्रॉफिट कम होता है, और जहां टर्नओवर कम होता है वहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेना ही पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल कॉमन बिजनेस का रूल। If turnover is very high, you will say that the spread is so less. Point के बाद 000 points के अंदर changes आ रहे हैं, फोर्थ डिजिट पे चेंजेस आ रहे हैं, थर्ड डिजिट पे चेंजेस आ रहे हैं, फिफ्थ डिजिट पे चेंजेस आ रहे हैं। वो जब ही पॉसिबल होगा जब उन करेंसी का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है तो नेचुरली स्प्रेड कम होता जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। लेकिन जहां ट्रांजैक्शंस या टर्नओवर कम होगा तो वह प्रॉफिट मार्जिन भी बैंक को ज्यादा लेके रखना पड़ेगा। उसके पास रिस्क बढ़ जाएगा कि भाई मेरे पास करेंसी पड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही है, तो मैं लेके क्यों रखूं? अब मैं लेके अगर रख रहा हूं तो मुझे उसके बदले ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। डॉलर अगर बैंक लेके रखता है तो उसका डॉलर फट से बिक जाता है, लेकिन उसकी जगह अगर कोई दूसरी करेंसी होती, कोई ऐसे देश की जहां पे हम लोग जाते ही नहीं है, तंजानियन हम लोग शिलिंग की बात कर लेते हैं, तो वहां हम लोग जाते ही नहीं, बहुत कम लोग जाते, तो बैंक अगर उसको रख रहा है तो नेचुरली उसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा? तो हमेशा ये उसूल है। चाय वाले का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम होता है, सोने चांदी के व्यापारी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है। द रीजन इज वेरी क्लियर, चाय दिन में इतनी सारी बिक जाती है और सोने चांदी की दुकान पे जाओ तो एक गहना एक दिन में बिक जाए, बड़ी बात। So ultimately, turnover plays a direct role in determining the profit or the spread. The spread value is high when turnover is less, and spread value is less when turnover is higher. तो दो तीन चीजें हमेशा समझ लीजिए। आस्क हमेशा बिड से ज्यादा होगा, नेचुरली आस्क और बिड में गैप ज्यादा होगा जब टर्नओवर कम होगा, आस्क और बिड में गैप कम होगा जब टर्नओवर ज्यादा होगा।
तो आपको करेंसीज अगर दे दी जाए और टर्नओवर अगर आपको बता दिया जाए तो यू शुड बी एबल टू जज कि कौन सी करेंसी कितनी ज्यादा ट्रेड मार्केट में हो रही है। इज इट क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, स्प्रेड को परसेंटेज में भी पूछा जाता है। So in this case, the formula which we use is ask minus bid has to be there, divided by ask into 100%. If somebody asks you what is the spread percentage in the currency rate given to you, so that spread percentage you will calculate by calculating the difference between the ask and the bid divided by the ask rate multiplied by the 100. So ultimately, suppose the rate is 73.2590 dash 3590 rupees per dollar, and somebody tells you what is the spread percentage. So you can use this formula to calculate the spread percentage. Just calculate it. So what will you do? You will write the rates outright first. 73.2590. And then you have 73.3590. This is how you will write down the rate first. और ये रेट लिखने के बाद आप आस्क माइनस बिड निकालोगे तो 73.3590 माइनस 73.2590 divided by, very importantly, you have to divide it by ask into 100%. 0.1499. So 0.13136. 14 136. 0.1499 आ रहा है 0.1499. 1499 आ रहा है सर 0.1363 आ रहा है। सर 1363 आ रहा है मेरा भी, क्योंकि सर हमने ये एग्जांपल में 73.35 लिया और पहले हमने 36 लिया अभी था। ये नया सवाल है। यस सर। हाँ सर, क्या इसमें आंसर आ रहा है बताएं? 0.1363। डिफरेंस 0.11 का ही है क्योंकि 3590 2590. बाबू ये तो 359 कैसे 1 आएगा? सॉरी सर 10 आएगा ना? 1000 divided by 73.359। पुराने सवाल में सवाल कर दिया 3590 into 100%। कितना आ रहा है देखें? सर सर 0.1363 0.1363। 63%। समझ में आया? परसेंट में इतना लंबा कोट करेंगे? बिल्कुल, पॉइंट को 4 डिजिट तक कैलकुलेशन आपको करना है। दूसरी चीज याद रखिए, हाउ मच इज आस्क ग्रेटर देन बिड। अगर आपसे पूछे हाउ मच परसेंटेज इज आस्क ग्रेटर देन बिड, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आपका जवाब होगा 0.1363% इज आस्क ग्रेटर देन बिड। लेकिन मान लीजिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिए, कभी आपसे किसी ने ये पूछ लिया हाउ मच द बिड अमाउंट इज लेसर देन द आस्क अमाउंट इन स्प्रेड परसेंटेज कैलकुलेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाय हाउ मच इज द बिड लेसर देन आस्क, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। How much is the bid lesser than ask? You have to use this formula. Clear? So what you will do, you will find out the difference between ask and bid. But you have to divide by bid in this case. अगर bid कितना कम है ये कोई पूछ ले ask से, तो डिवाइड आपको bid से करना है। तो कोई आपसे कुछ ना पूछे तो डिवाइड आपको ask से करना है। कोई आपसे ये पूछे कि ask bid से कितना ज्यादा है तो भी डिवाइड ask से करना है। ये चीज याद रखिएगा।
आपका फॉर्मूला होगा a माइनस बी अपॉन a इंटू 100%। अगर आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, केवल स्प्रेड बोल दिया, तो यही फॉर्मूला रहेगा। कोई आपसे ये पूछ ले आस्क बिड से कितना ज्यादा है, तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी ने ये पूछ लिया कि बिड आस्क से कितना कम है, तो आप को डिवाइड यहां पे बिड से करना पड़ेगा उस केस में। अन्यथा आप लोग ये पहला वाला फॉर्मूला ही हमेशा स्प्रेड परसेंटेज निकालने के लिए करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है Yes, बता sir. दो। ये वाला हाउ मच इज बिड लेसर देन आस्क इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? Sir, 0.13650. 0.13650. 0.13 650. by 0.1365% is bid lesser than ask। ये आपका जवाब होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज, इतना समझ आ गया, मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस Yes, sir. डॉक्टर मलिका? ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। कभी कभी आपको एक ही रेट दे देते हैं। मान लो आपको रेट दे दिया बैंक ने 75.9320 रुपीज इज द रेट पर डॉलर। ये आपको सिंगल रेट दे दिया। ये जो सिंगल रेट अगर आपको दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिड रेट। मिड रेट का मतलब होता है, कौन बताएगा मिड रेट क्या होगा? सर आस्क और बिड के बीच का। वेरी गुड। सो कैन आई कॉल इट एज a प्लस बी अपॉन 2? यस सर। तो कभी भी कोई आपको अगर मिड रेट देता है तो वो रेट का मतलब होता है a प्लस बी अपॉन 2। दैट इज कॉल्ड एज मिड रेट। आस्क प्लस बिड के बीच का रेट, तो उसको निकाला जाता है a प्लस बी अपॉन 2 से। और साथ में अगर कोई आपको स्प्रेड दे दे, स्प्रेड इज सपोज 0.1529, और कोई आपको ये बोले कि आउटराइट रेट निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? स्प्रेड का क्या मतलब हुआ? आई एम नॉट राइटिंग द परसेंटेज ओवर हियर, आई एम सिंपली राइटिंग स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी। तो अब आपके साथ में दो इक्वेशन बन गई है। पहली मिड रेट की इक्वेशन a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू दी हुई है, दूसरी आपको a माइनस बी की वैल्यू देके रखी हुई है। आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। जल्दी से निकाल के बता दो क्या होगा। इन दिस केस मैं भी करते जाता हूं। सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कुछ नहीं करने का। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 75.9320, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 75.9320। कितना हो जाता है देखिए बताएं मुझे। बताओ बताओ बताओ। Sir, 151.864. 1.151.864 और आपके सामने a माइनस बी की वैल्यू रखी हुई है। a माइनस बी इज 0.1529। सिंपली आप दोनों Plus कर इक्वेशन को जोड़ दीजिए। ये है 151.8640। you add them, 2a becomes equal to, ऐड करें 9 6 11 9 and 1 10, you have 152। So A equals to 76.00845. 76.00845। 00845. अब b कितना हो जाएगा?
इसमें से माइनस कर दे 75.8555 यस सर सर 78.8555 8 और 4 बार 5 आएगा 8 85555 8 और 4 बार 5 8 और 4 बार 5, तो 4 बार 5 आपको दिया हुआ है। इसको जनरली क्या किया जाता है बताओ आपको, 0.00025 के उसमें कन्वर्ट किया जाता है कायदे से, राइट। तो एनी हाउ हम लोग इसको राउंड ऑफ ही कर देंगे सीधे चीजों को आसान बनाने के लिए। तो आपके सामने जो रेट आए हैं, नेचुरली कम वाला कौन सा होगा, बिड होगा। तो रुपीज पर डॉलर यूजिंग दिस मिड रेट एंड स्प्रेड वी हैव कैलकुलेटेड द रेट ऑफ डॉलर्स इज 75.855 ले लीजिए आप, और यहां पे आ जाएगा 76.0085 कर लीजिए आप, लिख दीजिएगा राउंडेड ऑफ। कायदे से तो 20 से होता है राउंड ऑफ, लेकिन हम लोग अभी इसी को चलाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे गैप आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं इस सवाल के हिसाब से रुपीस और डॉलर में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए रेट इस तरीके से ज्यादा या कम दिखाई दे रहा है। So you have to see that the answer is correct or no. You have to see that ask rate has to be greater than bid rate always. नहीं तो वहीं गलती हो जाएगी। ठीक है जी। yes sir So next time we will continue